कैश फ्लो जीरो से समझा है? हाँ भाई, कैश फ्लो जीरो से ही होगा। बिल्कुल हो जाएगा। अभी आप खाली देखते जाएं। अच्छा भाई, स्ट्रेटजी ये होगी कि मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा। मेरा टारगेट ये है कि 45 मिनट्स में मुझे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना है। सही है। आप लोगों ने जहां से भी पढ़ा होगा हल्का फुल्का, तो आपको लॉजिक दी गई होगी। नहीं भी दी गई होगी तो आज कवर हो जाएगी। आपको फोकस रखना है 100%। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी कोई टाइम हो रहा है सर 7:25। मेरा टारगेट ये है कि मैं कोई 8:10 तक या मैक्सिमम 8:30 तक, सही है ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कर दूंगा खत्म, ताकि हम करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल। आज मेरा टारगेट है कम से कम 3 सवाल करें हम। सही है जी, तो 3 सवाल करेंगे तो एटलीस्ट हमारा रिवाइज हो जाएगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं आज की क्लास की। बस 1 मिनट खाली मैं स्लाइड शो लगा दूं। बस 200% है, वेरी गुड जी। इस पे आ गए जी। अच्छा भाई, जब भी मैं कैश फ्लो की बात करता हूं तो सर मुझे सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि भाई कैश फ्लो बनाया क्यों जाता है। ऐसे ही डिस्कशन के लिए कैश फ्लो बनाया जाता है कि भाई सुनो मेरी बात, ऐसे ही जल्दी लिया 200 की स्पीड में। आपकी बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस आ रहा होता है। अच्छा जी, आपकी बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस आ रहा होता है, और पीएनएल में सेल कितनी हुई, सीओजीएस कितनी हुई, एडमिन पे कितना खर्चा हुआ, और आपका सेलिंग पे कितना हुआ, फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, अदर इनकम कितनी है, सबका तो ब्रेकअप आ रहा होता है। पर आपको अगर मैं ये कहूं कि 2019 है कम लास्ट ईयर, 2020 है करंट ईयर, सही है जी, और मैं दोनों सालों को अगर कंपेयर करूं, मेरा आवाज कम आ रही है अभी, देख लेते हैं। अब सही है आवाज? अब सही आ रही है आवाज? ओके जी। अब फोकस के साथ, अब मुझे आप सब एक बात बताएं। अब मुझे एक बात बताएं, भाई मेरे शेयर होल्डर को क्या पता कि ड्यूरिंग द ईयर, लेट्स से अगर मैं कह रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 1 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है को मेरे पास 5 लाख का, तो अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख का इनफ्लो है। तो भाई मुझे शेयर होल्डर को ये भी तो बताना है कितना पैसा कहां से आया, कितना पैसा कहां गया। इसके लिए बनाई जाती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो फिर वो हम देख लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद फिर एक और मसला है। भाई आपके पास अकाउंट्स में प्रॉफिट आ रहा है कोई 3 लाख का, और कैश आ रहा है कोई 4 लाख रुपए का इनफ्लो, तो भाई ये भी मिसमैच है। तो फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एक और वजह से बनाया जाता है कि आप अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट करें कैश प्रॉफिट में। तो आपका दूसरा मकसद कैश फ्लो बनाने का क्या होता है कि सर मैं अपने प्रॉफिट को रिकंसाइल करूं किससे, कैश के बैलेंस से। ऐसा ही है भाई। चलिए जी, यानी सर कैश फ्लो बनाने के दो मकसद हैं, एक कैश कितना आया कैश कितना गया, और दूसरा रिकंसाइल प्रॉफिट फ्रॉम योर कैश बैलेंस। चलिए जी, इसके बाद एक एक करके मैंने रीजन पिक करना है। भाई आपके प्रॉफिट और कैश में फर्क कैसे हो सकता है, जरा वो रीजन देखना है। सबसे पहला रीजन है नॉन कैश एक्सपेंसेस। सर हमने सबसे पहले ये पिक कर लिया। अगर मैं नॉन कैश एक्सपेंसेस की बात करूं तो अब प्लीज कैलकुलेटर आपके पास होगा। सही है जी, जल्दी से। मैंने सप्लायर से माल परचेज किया 150 का, ऐसा ही है। मैंने यही माल उठा के बेच दिया 2.5 लाख का। आप मुझे सिर्फ बच्चों एक बात बताओ, 2.5 लाख रुपए की सेल की, अज्यूमिंग कैश की सेल है, अज्यूमिंग कैश की सेल है, यानी 2.5 लाख आए और 150 गए, नेट कितना आया 1 लाख। यानी सर आप सब ये कहना चाहते हैं कि आपके पास अभी तक मामला कुछ ऐसा है, जितना आपका प्रॉफिट है उतना ही आपका कैश है। अब तक का मामला ऐसा है। सही है जी। अच्छा, अब तक कोई पंगा नहीं है। अच्छा, फिर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया, कितने का, 20,000 रुपए का। फिर स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि भाई आप जरा देखो, आपके पीएनएल में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एक्सपेंस तो कहलाते हैं बट उसका कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। इसको मैं कहता हूं नॉन कैश एक्सपेंसेस। एक एक करके गिन ले। इम्पेयरमेंट हो सकता है, हो सकता है ना, बेड डेड एक्सपेंस हो सकता है सर। वो सारी चीजें इस एम्बिट में कवर होंगी, हम 200 की स्पीड में जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आप मेरा प्रॉफिट आ गया कोई 80,000 का। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि आपका ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा आया है वो 1 लाख है, प्रॉफिट आया 80 का। तो भाई शेयर होल्डर बोलेगा ये क्या मसला है, तो भाई इसको हम कराएंगे रिकंसाइल। इसके लिए बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज।
चलिए जी, आपको बैलेंस शीट में कुछ चीजें गिवन होंगी। अच्छा भाई, नीचे लिख के देता है देयर वर नो एडिशन और डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर। मैंने एडिशन डिस्पोजल को कटा के ये चीजें सिखा रहा हूँ। अच्छा, अब तुम खाली प्लीज फेवर में ओपनिंग और क्लोजिंग का कंपैरिजन करो कैश एंड बैंक बैलेंस का, तो आपको लगेगा कि 1 साल का कैश आया है, 1 लाख का कैश आया है इस साल में। और देखो, मैंने ऊपर भी प्रूव किया था कि 1 लाख का कैश आया है। पर सर आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 80,000। अब आपको एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है? पीपी की वर्किंग करनी है, अगर तो वो पहले गिवन है। पीपी का ओपनिंग बैलेंस शीट से उठाओगे, क्लोजिंग भी बैलेंस शीट से उठाओगे, सही है, और कोई एडिशन डिलीशन नहीं है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेप्रिसिएशन है। और फिर आपको याद आना चाहिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस होगा जो पीएनएल में पार्क तो हो चुका है, जिसने वेरी गुड, जिसने प्रॉफिट को तो कम किया है, कैश को कम नहीं किया। तो क्या मुझे आप ये बात बता सकते हैं कि ये इस नेचर का एक्सपेंस है जिसने प्रॉफिट को कम किया हुआ है, कैश अपनी जगह ही है, तो क्या मैं इसको वापस से ऐड बैक कर दूं? तो सर इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख के एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कर देता हूं ऐड बैक, तो मेरा ये किससे रिकंसाइल हो गया? कैश इनफ्लो फॉर द ईयर से। अच्छा, अब इसके अंदर मैं अगर ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दूं तो क्लोजिंग आ जाएगा। बस सर हमें एक चीज याद रखनी है, तमाम नॉन कैश एक्सपेंसेस हम ऊपर एडजस्टमेंट्स के अंदर क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। ये जल्दी रिवाइज हो गया। चलें जी, बेहतरीन, हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये सर वापस यहाँ पे दिया हमने। मुझे इतना पता है कि प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है किससे? कैश के बैलेंस से। वन ऑफ द रीजन के रिकंसाइल नहीं होता वो है नॉन कैश। दूसरा रीजन पीपी रिलेटेड एडजस्टमेंट, जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये आ गया सर यहाँ पे। अच्छा जी, एडिशन का केस करवाने जा रहा हूँ। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए था कि जल्दी जल्दी हम रिवाइज करें। अच्छा जी, गुड परचेज किए मैंने सप्लायर से कोई 1,50,000 के, सही है जी। 1,50,000 जेब से चले गए, 2.5 लाख रुपए आपके पास आ गए, लाख रुपए कैश आया है। अच्छा, क्या ये मानते हो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों पीएनएल आइटम है? अच्छा, अभी आपका इनफ्लो आपके प्रॉफिट के इक्वल है, अभी कोई मसला नहीं है। चलें जी आगे देखते हैं क्या सीन है। अब तक पंगा नहीं है। अच्छा, ये 20,000 बुक किया, पंगा आ गया डेप्रिसिएशन का। चलिए जी, यानी तो क्या आगे जो सीखते जाएंगे तो पीछे भूलते जाएंगे? वो अपनी जगह कैरी फॉरवर्ड होगा। चलिए जी सर, 80,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अच्छा जी, इसके बाद आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पीपी दिया हुआ है और कैश एंड बैंक दिया हुआ है। रिक्वेस्ट आपसे यह है कि जरा ओपनिंग को क्लोजिंग कैश के बैलेंस से कंपेयर करें। 70,000। अच्छा, आप वो तो अभी हम कंक्लूड करेंगे ना, देखेंगे सिनेरियो। यार सर मुझे अभी ये देख के लग रहा है कि ओपनिंग को क्लोजिंग कैश के बैलेंस से कंपेयर करूं तो ड्यूरिंग द ईयर 70,000 आए। ऊपर जीपी दिखता है 1 लाख का, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो मुझे पता नॉन कैश है, वो तो सीखने के लिए मैंने ऐसे प्रेजेंटेशन की हुई है ना। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अब नीचे लिख के दिया कि ड्यूरिंग द ईयर कोई डिस्पोजल नहीं है, हाउएवर कंपनी ने एक्वायर किया है पीपी ड्यूरिंग द ईयर, और फिर डेप्रिसिएशन किया, उसने पीपी की अमाउंट नहीं बताई कितनी एक्वायर की, बैलेंसिंग फिगर। यानी सर आप एग्जाम में क्या करेंगे? एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। ओपनिंग कहां से उठाएंगे? क्लोजिंग कहां से उठाएंगे? बैलेंस शीट से। अच्छा जी सुनिएगा, ओपनिंग मैंने बैलेंस शीट से पिक किया, क्लोजिंग मैंने बैलेंस शीट से पिक किया, जो फिगर दी हुई है वो पार्क की। अब जब उसने लिख के दिया है कि कोई डिस्पोजल नहीं है बट एक्विजिशन है, तो सर सारी चीजें पार्क कर ली हैं, तो बैलेंसिंग फिगर एडिशन है 30,000 रुपए की। चलें अब फोकस के साथ। मेरा मकसद ये है कि मैं अपने प्रॉफिट के बैलेंस को रिकंसाइल करवाता हूं कैश के बैलेंस से, ऐसा ही है। चलिए जी, अब सुनना मेरी बात। सबसे पहले मैंने एक काम किया, सबसे पहला काम ये किया कि मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठा लिया पीएनएल से 80,000 रुपए। आप पहले वो मसले हल करो जो नॉर्मल मसले हैं नॉन कैश के। एड बैक कर दूं? चलें सर, ये मैंने एड बैक कर दिया। मैं आ गया अपने ग्रॉस प्रॉफिट पे, यानी मैं ये कह सकता हूं, मैं अब वो निकाल लिया कि मैंने ऑपरेशन से कितना कमाया, हाँ या नहीं? बेहतरीन हो गया सर, मैंने ऑपरेशन से कितना कमाया? 1 लाख। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पीपी का एक्वायर करना क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल? कैपिटल एक्सपेंडिचर, पक्की बात है। अच्छा, यानी सर ये एक ऐसा खर्चा है, प्लीज सुनिएगा, ये एक ऐसा खर्चा है जिसका पीएनएल पे कोई हिट नहीं है, यानी ये खर्चा पीएनएल से माइनस नहीं हुआ हुआ, कैश में से माइनस हुआ हुआ है। तो क्या फिर मैं एडिशन को माइनस करके दिखाऊं, तब जाके मेरा ऑपरेशन का कैश एक्चुअल कैश इनफ्लो में कन्वर्ट होगा।
तो क्या ये बात मानते हो कि जब मैंने 20,000 एड बैक किया तो मैं कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचा हूं? क्या सिर्फ ऑपरेशन से कमाते हो, कहीं और भी खर्चा होता है? सर कहीं और खर्चे का मतलब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खर्चा, क्योंकि आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो भाई मुझे एक बात बताओ, क्या कैश पेड टू एक्वायर पीपी 30 माइनस करूं? आपका इनफ्लो कितना आ गया? 70,000 रुपए। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप ऊपर एडजस्टमेंट्स करते हैं उससे आपको मिल जाता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, फिर उस ऑपरेशन की पैसों में से कमाए हुए पैसे में से मैं कुछ और खर्चे करता हूँ, उसको माइनस कर दिया, तो क्या मुझे नेट कैश इनफ्लो मिल गया? चलिए सर, तो मैं इसके अंदर ओपनिंग ऐड करूं, क्या आ गया? क्लोजिंग आ गया। भाई यहां तक कोई पंगा? चलिए सर, हमने नॉन कैश सीख लिया, डेप्रिसिएशन सीख लिया हुई नॉन कैश में, पीपी की एडिशन सीख ली। चलें सर आगे देखते हैं। पीपी की रिलेटेड एडजस्टमेंट में डिस्पोजल है, वो भी गेन के साथ। चलें जी सर, वापस से वही कहानी है, सिंपल सिंपल रखा हुआ है। 2.5 लाख रुपए की सेल की है, बैड डेट एड बैक हो जाएगा। बात नॉर्मल सी बात है, पहले ही बताया मैंने, कहा है कि 200% अटेंशन चाहिए। सही है, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे को, मुझे सवाल करवाना, क्योंकि इन लोगों ने को तकरीबन 200 घंटे किया होगा ये कैश फ्लो, फिर भी रिवाइज होगा शुरू से। सही है जी, प्लीज फोकस के साथ इधर देखो। सर 2.5 लाख रुपए का पैसा आया, 150 मेरे पास से गए, नेट कैश कितना? 1 लाख। सर अब तक मैं पूछूं तो अब तक तो कोई पंगा नहीं है, वही है। इसको मैं 1 लाख को प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कह सकता हूँ। चलें जी, अच्छा मुझे बताना पंगा आया या नहीं आया? अब पंगा आया सर, नॉन कैश की वजह से आ गया सी, अब पंगा आया। चलें सर, मेरे पास 84,000 का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलें जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको पीपी दिया हुआ है, कैश इन बैंक दिया हुआ है और ये डेटा दिया हुआ है। अब प्लीज मेरी एक बात पे फोकस करना, पहले कैश इन बैंक का डिफरेंस देखो तो 89,000 आता है, यानी आप ये कह रहे हैं कि 89,000 का आपका इनफ्लो फॉर द ईयर है। अगर आपको आंसर मैच करना है तो इनफ्लो फॉर द ईयर से मैच करना चाहिए, ऐसा ही है। आगे लेके चलते हैं इसको। अब मैं बनाऊंगा टी अकाउंट पीपी का। सही है जी, पीपी के टी अकाउंट में ओपनिंग मैंने उठा लिया बैलेंस शीट से, क्लोजिंग भी उठा लूं बैलेंस शीट से, डेप्रिसिएशन। अच्छा अब एक एक करके सवाल में, क्या एक डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जिसने कैश फ्लो को आउट किया हुआ? ये एक ऐसी चीज है, बाकी भी रीजन है। मैंने इसको ऐड बैक कर दिया, जब ऐड बैक कर दिया तो मुझे पता है कि इसका इम्पैक्ट सही हो गया। चले अब बाकी चीजें हैं, आपने क्या इस साल एडिशन की है? अच्छा आप सुनिएगा मेरी बात, तो ये भी तो एक रीजन था कि आपने जब डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया तो आपने एक इम्पैक्ट को नलिफाई किया। पर मुझे बताओ, ये एडिशन तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो ऑपरेशन में से माइनस नहीं हुई भी ना, इसको माइनस करूं? चले, यानी आपको याद आ गया, दो चीजें सही हो गई, एक डेप्रिसिएशन सही हो गया, एक एडिशन सही हो गया। अब एक और चीज अब आ गया, डिस्पोजल। चलें जी, ये डिस्पोजल की यहाँ पे एक एक करके बताओ। सेलिंग प्राइस आती है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू आती है क्योंकि अकाउंट बुक वैल्यू का बना हुआ है। वेरी गुड। अब एक एक करके सुनना है, आपके पीएनएल में गेन शामिल है? अच्छा, 15,000 की चीज आपने 19 में बेची है। अब जरा एक फोकस करके, बस ये बातें रिपीट नहीं करूंगा, तभी कह रहा हूं फोकस के साथ सुनो। आपके कैश में 19 शामिल होगा, 15 शामिल होगा, 4 19 होगा, यानी नीचे सर बॉटम लाइन पे 19 शामिल है, ऊपर प्रॉफिट में 4 शामिल है। डिफरेंस कितने का है? 15 का। आप 15 से एडजस्टमेंट पार्क नहीं कर सकते। वेरी गुड जी, आप पहले 4,000 का गेन माइनस करें। वेरी गुड, फिर 19 का इनफ्लो दिखा दें ताकि आप अपने शेयर होल्डर को बता सकें कि आपने ये पीपी असल में कितने का बेचा था। अगर मैं 15,000 से एडजस्टमेंट मैं बताऊं पार्क करूं ना, आंसर आ जाएगा, पर वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। सही है जी, तो सर क्या मुझे ये बात समझ आ रही है कि गेन ऑन डिस्पोजल पहले मैं ऊपर एडजस्टमेंट्स में माइनस करूंगा, उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? 0, फिर टोटल इनफ्लो दिखा दूंगा। वेरी गुड जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये सारी डिस्कशन के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये था, एड बैक कर दूं, लेस कर दूं? अच्छा एक रिक्वेस्ट है, 84,000 प्लस 20 माइनस 4 कितना है? 1 लाख। क्या मैं टेक्निकली प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाता हूं? ये हमने बखूबी सीखा हुआ है। यानी सर जब आप ये एडजस्टमेंट्स पार्क करते हैं तो टेक्निकली आप पहुंच जाते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे, ऐसा ही है। पर मैं फिर आपको कहता हूं वो तो ऑपरेशन से कमाया हुआ पैसा है ना, ऑपरेशन के बाद क्या और कोई खर्चा नहीं है। सर पीपी खरीदा है आपने, ऐसा ही है भाई?
अच्छा जी सर, हमने क्या किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस किया, पर अब पीपी बेचा भी है तो उसका पैसा भी आया है, यही है जी। अब सर मैं नेट इनफ्लो देखूं तो 89,000, ओपनिंग ऐड किया 2 लाख, 289 क्लोजिंग आ गया। अभी क्या सर, ये इसलिए भी किया क्योंकि गेन पीएनएल से पता चल रहा है, पीएनएल से पता नहीं भी चलेगा तब भी आप कैलकुलेट करेंगे अलग से, सही है। ये तो मेरी इलस्ट्रेशन ऐसी है कि फेस पे दिख रहा है, अब जो आगे सवाल करेंगे उसमें अदर इनकम में छुपा हुआ होगा, सही है जी। यहां तक कोई पंगा? चलें जी, अब अगला केस, डिस्पोजल किया है हमने लॉस पे, चलें जी, वापस से वही गोली गोली, 2.5 लाख की सेल है, 150 की कॉस्ट है, 1 लाख का इनफ्लो है, यानी मैंने ऑपरेशन से कितने कमाए, 1 लाख रुपए, वेरी गुड जी। लॉस ऑन डिस्पोजल वन में लिखा हुआ गलत है, सही है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना आ गया, 76 का। अच्छा अब आपको प्रॉफिट को कैश से रिकंसाइल भी करवाना है और इनफ्लो आउटफ्लो भी दिखाना है, दो मकसद है। चलिए जी, अब देखते हैं डेटा क्या दिया हुआ है। पहले कैश एंड बैंक का डिफरेंस लो। एक क्लास कह रहे हैं सर हम ऐड क्यों कर रहे हैं परचेज ऑफ एसेट को, किसने कहा मैं ऐड कर रहा हूँ परचेज ऑफ एसेट को, मतलब लेस किया है, सही है जी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, जो डिस्पोजल से पैसा आया है जैसी, उसको मैंने ऐड किया है इधर। अब मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन ये है, एडिशन आ रहा है 30,000 रुपए का, डिस्पोजल है पीपी का जिसकी कैरिंग अमाउंट 15,000 है, पर 11,000 रुपए बेचा है, पर मुझे बताओ टी अकाउंट को 15 हिट करेगा या 11? 15, यानी बुक वैल्यू हिट करेगी, सही है जी। 4,000 का लॉस है वो ऊपर आ रहा, सही है, वो अपेरेंटली दिख रहा है मुझे। पीबी में सर ओपनिंग आ गया 80, ये आ गया ये। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ सर, ये एडिशन आ गई 30, एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर मैं इलस्ट्रेशन को खोलूंगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने पिक किया कितने का, 76,000 का, क्या इसमें डेप्रिसिएशन का मसला है, ऐड बैक किया, आप एक एक करके सुनना है। भाई मुझे एक बात बताओ, आपने इतना पता है कि जो आपने पीपी बेचा है उसका कैश नीचे 11,000 है, ऊपर -4 है, तो क्या 15 दिखा दूं, पहले 4 हटाऊं और फिर 15 दिखाऊं? वरना अगर मैं 15, सुनना मेरी बात भाई, सीधी सी बात है कि लॉजिकल बात है, ऊपर 4 नेगेटिव है, नीचे 11 पॉजिटिव है, 11 देखो तुम्हारे सामने है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक नेट एडजस्टमेंट मारू ग्रॉस बेसिस पे 15,000 रुपए की, तो ऐसा लगेगा पीपी 15 का बेचा है, ऐसा ही है। जबकि मैंने 15 का तो नहीं बेचा, 11 का बेचा है, तो पहले मैं क्या करूं, एडजस्टमेंट करूं, रिवर्सल की। अच्छा एडजस्टमेंट में क्या मानते हो, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करूंगा, लॉस को भी ऐड बैक करूंगा क्योंकि वो माइनस हुआ है। चलिए जी सर, आपने ये दोनों चीजें ऐड बैक की, तो हमने बचपन में सीखा है कि जब ये चीजें ऐड बैक करता हूं तो मैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाता हूं। चलिए सर देख लेते हैं एक बार करके। सर प्लीज खाली आप एक काम ये करें, 76, 20 और 4, 1 लाख आता है, यानी सर आप देखें मैंने आपको प्रूफ भी किया कि आप पहुंच गए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। अब क्या सिर्फ ऑपरेशन से कमाया, कहीं और भी खर्चा है? चलें सर, आपने पीपी में इन्वेस्ट किया था 30,000, अच्छा और 11 का बेचा तो 11 आ गया, वेरी गुड जी। तो अब मुझे एक बात बताओ सर, कैश 11,000 का आ गया, तो सर मुझे एक बात बताएं, नेट मेरा इनफ्लो कितना है, 81,000, और उसके अंदर अगर मैं ओपनिंग ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास 281,000 आ गया? चलिए सर, आपने अभी स्पीड में एडिशन सीख लिया, डिस्पोजल सीख लिया, डेप्रिसिएशन सीख लिया, और तकरीबन सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस सीख लिए, नॉर्मल केस है, सही है जी। आगे लेके चलते हैं। अब एक बात जरा फोकस के साथ सुनना, पीपी रिलेटेड एडजस्टमेंट साइड में हो गई, नॉन कैश भी साइड में हो गया। अब आगे की बात यह है कि अब तक जो मैंने ये 20 और 4 ऐड किया था, यानी ये एडजस्टमेंट्स को पार्क करके मैं पहुंच गया था प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे, वेरी गुड। अब मेरी अजम्पशन क्या थी कि मेरा जितना भी ऑपरेशन से कमाया हुआ पैसा है, कैश भी उतना ही है, जरा मेरी बात पे फोकस करना। अब तक मैंने जितनी भी एडजस्टमेंट्स की थी, मेरी अजम्पशन ये थी कि मैंने ऑपरेशन की जितनी कमाई है उतना पैसा भी है, पर क्या ऐसा हो सकता है ऑपरेशन की कमाई अलग, ऑपरेशन का पैसा अलग? दिस इज बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐसा ही है। क्या उसमें रिसीवेबल आता है, क्या पेबल आता है, क्या इन्वेंट्री आती है? चलिए जी बेहतरीन, हम उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आ गया जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर पहला ट्रेड रिसीवेबल, इसको मैं अगर वैसे ही डिस्कस करूं तो थोड़ा स्पीड में हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अभी आपने जो केसेस किए थे मेरे साथ, और आप लोगों ने कहीं से भी किए हों, अगर मैंने सेल बुक की लेट से कोई 5 मिलियन की,
तो वो अल्टीमेट सेल्स नीचे प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हुई होगी, ऐसा है 5 मिलियन की। अच्छा, और आपको बैलेंस शीट में रिसीवेबल इंक्रीज होता हुआ दिखे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल हुई ज्यादा, यानी प्रॉफिट है ज्यादा, पैसा रिसीव हुआ है कम। यानी मैं ये कह सकता हूं कि रिसीवेबल जब भी इंक्रीज होगा, ये इंडिकेट कर रहा होगा कि आपने इस साल सेल की है ज्यादा, पैसा रिसीव हुआ है कम। तो क्या फिर सर ये मैं बता सकता हूं कि भाई आपके पीएनएल में अमाउंट ज्यादा है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, और आपका रिसीवेबल के इंक्रीज होना ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको पैसा मिला है कम। तो अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल का डिफरेंस माइनस कर दूंगा, तो आपका वो सेल कैश सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा है? हाँ भाई ऑनलाइन में जल्दी बता दो, ये बात समझ आ रही है जल्दी से। यानी हम ये कह सकते हैं सेल हुई ज्यादा, पैसा आया कम। चलिए इसका उलट कर लेते हैं भाई, प्लीज सुनना। अच्छा जी, मैंने आंसर ये कैश सेल्स वाली ये बात बताई कि सेल्स टोटल पीएनएल में चार्ज हुई होती है, सही है जी। आपका रिसीवेबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप इंक्रीज इन रिसीवेबल को, आपने कहीं से भी पढ़ा, आपने ये सीखा होगा, माइनस करते हैं। उस माइनस करने की लॉजिक बता रहा हूं कि माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि सेल पूरी चार्ज हुई थी, जितना पैसा रिसीव नहीं हुआ होता वो माइनस कर देता हूं, तो आपकी वो टोटल सेल्स कैश सेल्स में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? अच्छा जी, अब दूसरा केस, पीएनएल फॉर द ईयर बनता है या एज एट फॉर द ईयर बनता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगले साल तो सिर्फ अगले साल की सेल बुक हुई होगी पीएनएल में। आप अगर बैलेंस शीट में देखें कि आपका रिसीवेबल कम हो रहा है, तो आप रिसीवेबल के कम होने का मतलब यह है कि आपने उसकी सिर्फ एक एंट्री बनाई है, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, इससे पीएनएल हिट नहीं हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पिछले साल का कैश अभी मिला है, तो सर वो इस साल के प्रॉफिट में शामिल नहीं है, तो कैश में शामिल है। तो क्या मैं डिक्रीज इन रिसीवेबल को ऐड बैक कर दूं? चलिए सर, हमें एक बात सीख ली, इंक्रीज इन रिसीवेबल लेस होगा, डिक्रीज इन रिसीवेबल ऐड होगा, वो भी लॉजिक के साथ। चलें जी, अब मैं आ गया आपके पेबल पर। मुझे एक बात बताएं सर, आप लोगों ने सीखा हुआ है कि पेबल का जो आपका इंक्रीज है वो ऐड बैक होता है। अब लॉजिकली सुनो, मैंने एग्जांपल दी कि मैंने एक इन्वेंट्री परचेस की कोई 1 लाख रुपए की, उसको यूज भी कर लिया, क्या वो इन्वेंट्री सीओजीएस के नाम पे 1 लाख पे चार्ज हो गई होगी पीएनएल में? हाँ या नहीं? अच्छा जी, तो उससे मेरा प्रॉफिट हो सकता है आपने उसको पे नहीं किया हो, तो आपके कैश में से कुछ आउट। अब यानी मैं ये कह सकता हूँ, सुनना मैं समझना मेरी बात, पीएनएल में सीओजीएस चार्ज हुआ है, मैंने जो इन्वेंट्री परचेस की उसके लिए पे नहीं किया, बस चार्ज करवा दी, तो सर मेरा प्रॉफिट कम है और कैश अपनी जगह है, क्योंकि कैश का तो कोई आउटफ्लो नहीं है। दिस इंडिकेट्स कि आपका पेबल इंक्रीज हो चुका है। तो मुझे एक बात बताओ, सीओजीएस में तो चार्ज हो चुका है ना, हाँ या नहीं? तो अगर सीओजीएस में चार्ज हो चुका है और पेबल इंक्रीज होता हुआ दिखता है, दैट मींस कि आपने कुछ माल खरीदा, चार्ज भी करवाया, पे, तो पीएनएल कम है और कैश, तो भाई पेबल जब भी इंक्रीज हो रहा है तो दिस इंडिकेट्स कि एक्सपेंस चार्ज हो चुका है, उसका पेमेंट नहीं हुई, तो मैं इसको क्या करूं? ऐड बैक कर दूं। वेरी गुड जी, यहां तक बात समझ आ रही है? चलें जी, अगला केस, अगर मैं बात करता हूं पेबल डिक्रीज हो रहा है, तो सुनो, पीएनएल बनता है फॉर द ईयर का, पीएनएल बनता है भाई, आपने इस साल की सीओजीएस में तो सिर्फ इस साल जो माल बेचा है वो चार्ज करवाया होगा, क्या पेमेंट 2 सालों की हो सकती है? तो आपने अगर पिछले साल की पेमेंट भी इस साल की है, तो क्या वो आपके पेबल में से माइनस हुई भी होगी, जबकि पीएनएल में से सिर्फ इस साल का माइनस हुआ हुआ होगा। तो क्या ये बात समझ आ रही है कि अगर आपका पेबल कम होता है, तो पेबल कम होने का मतलब यह है कि आपने प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है, कैश कम है, तो आप क्या करेंगे, उसको लेस कर लेंगे। तो सर हमने 2 चीजें सीखी। पहली चीज सर, अगर रिसीवेबल इंक्रीज होगा तो लेस होगा, रिसीवेबल डिक्रीज होगा तो ऐड होगा, वो भी लॉजिक के साथ। अच्छा जी, पेबल अगर इंक्रीज होगा तो ऐड होगा, पेबल अगर डिक्रीज होगा तो लेस होगा। अब आते हैं इन्वेंट्री पे, सही है जी। इन्वेंट्री पे मुझे एक बात बताओ, मैंने इन्वेंट्री परचेज की, कैश पे परचेज की 1 लाख की। अब ये जरा बात सुनो, दोनों में फर्क है। इन्वेंट्री परचेज की कितने की? 1 लाख की। कैश पे परचेज की, तो मुझे एक बात बताओ, कैश में से 1 लाख गया हुआ है?
अच्छा अब मैं पीएनएल में तो उतनी चार्ज कराऊंगा ना जितनी बेची। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने सीओजीएस में 50,000 चार्ज करा है। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ मेरा खर्चा ज्यादा है यूज कम की? अच्छा दैट मीन्स के बैलेंस शीट में आपकी इन्वेंट्री 50,000 से आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी। अच्छा तो सर जब भी मेरी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, क्या ये इंडिकेट कर रही है कि खर्चा ज्यादा हुआ है, यूज हुई है कम? तो फिर इन्वेंट्री के इंक्रीज को मैं क्या करूं ताकि मैं अपने खर्चे के इक्वल आ जाऊं। क्लियर है जी? यानी सर हमें एक बात समझ आ रही है कि जब भी मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो मैं उसको लेस करूंगा, वो भी लॉजिक के साथ। अच्छा ये 50,000 की इन्वेंट्री को मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि ये 50,000 की इन्वेंट्री मैंने अगले साल यूज की, तो ये पीएल में चार्ज हो गई। कैश में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसकी पेमेंट कब हो गई थी? लास्ट ईयर। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि आपके पीएनएल में एक सीओजीएस चार्ज हो गई है जिसकी पेमेंट इस साल नहीं? तो वेरी गुड। तब इन्वेंट्री के डिक्रीज होने का मतलब ये है कि पिछले साल की इन्वेंट्री इस साल यूज हो रही है जिसका कोई कैश का इंपैक्ट नहीं है। तो तभी तो हम कहते हैं इन्वेंट्री जब भी डिक्रीज हो एड बैक कर देना, क्योंकि पीएनएल में चार्ज हो गया, कैश का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो क्या उसको एड बैक कर देंगे। क्लियर है बात? चलिए जी बेहतरीन है। ये हो गया खत्म आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इससे होगा क्या सुनना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा वो जब एडजस्टमेंट पार्क करते हो प्लीज प्लीज फोकस के साथ, जब वो आप ऊपर एडजस्टमेंट पार्क करते हो ना डेप्रिसिएशन वगैरह की, उससे आप पहुंच जाते हो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। फिर जब ये रिसीवेबल पेएबल इन्वेंट्री माइनस कर जाते हो तो वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्सवाइजी चलता रहता है। सही है जी? इसकी इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं तुम्हें। नहीं वो एक साथ दिखानी है ना तीनों चीजें, ये तो अलग अलग केसेस थे। ये जो बातें की हैं वही हैं। अब आ गया सर ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इधर देख लो। बिल्कुल अक्रूवल्स। अच्छा भाई एक बच्चा कह रहा है कैमरा ऑन कर दो, ज्यादा समझ आता है। कैमरा ऑन है जानी? कैमरा ऑन है यार। ये मैं दिख रहा हूँ भाई सबको। कैमरा ऑन है बाबू। नहीं यार ये स्क्रीन स्क्रीन को घुमा रही हूँ। ब्लैक शर्ट पहनी हुई बिल्कुल। अच्छा जी इधर प्लीज यार सुनो। ऑन है भाई। अच्छा जी इधर प्लीज फोकस के साथ जरा प्लीज देखो यार ये वाला सीन। कंपनी स्टार्टेड बिजनेस इन 2019 विद नो कैश। इट परचेज इन्वेंट्री कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट। अच्छा अब देखो उधार पे परचेज किए। लेटर इट मेड सेल्स ऑफ रुपीज। अरे सर ये क्या बात थी, खरीदी 1 लाख की बेची 1 लाख की, क्या मसला है? सर कम की बेची होगी, अभी देख लेते हैं आगे क्या सीन है। एंड रिसीव 75,000 ओनली। सही है जी? अच्छा द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड वॉज 50,000। द सप्लायर वॉज पेड 65,000। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन। अच्छा अब एक एक करके जरा देखना ताकि सारी चोरियां ऐसी इलस्ट्रेशन में क्लियर हो जाए। हाँ भाई पीएनएल में चाहे मुझे पैसे मिले हो या ना मिले, सेल पूरी होगी अक्रूवल बेसिस पे। चलिए जी सर हमने क्या किया, 1 लाख रुपए की सेल बुक कर ली, सीओजीएस भी 50,000, प्रॉफिट आ गया। अच्छा अब तुम एक लॉजिकल बात का जवाब देना, क्या इस 50,000 के प्रॉफिट को प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कह सकता हूँ? यस सर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कह सकता हूँ, पर क्या ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन अब कैश फ्रॉम ऑपरेशन होगा? यस में मसले हैं, वर्किंग कैपिटल की वजह से मसले हैं। तो वो अब हम देखेंगे क्या करना। अब जरा एंट्री वाइज चलना, ये सब रिवाइज हो जाएगा आज। इसकी वजह से भी मसला है। चलिए जी आपका नेट प्रॉफिट आ गया कोई 30,000 रुपए का। चलिए जी सर आगे। अब जरा फोकस करना है। क्या मैंने पहली एंट्री ये बनाई होगी? अपने हिसाब से सही बनाई होगी। देखो कैश फ्लो तो बनता ही तब है जब अकाउंटिंग हो जाती है। ये अकाउंटिंग बता रहा हूँ क्या हुई हुई है। आगे सर। अच्छा आप देखो सेल कितनी 1 लाख की, कैश आया था 75,000 का, सही है, और बाकी रिसीवेबल हो गया 25,000 रुपए का। इसके बाद सीओजीएस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। चौथी चीज क्रेडिटर को पैसे पे किए थे। देखो ये सारी चीजें जो ऊपर दी हुई है यहाँ पे हमने पार्क कर ली है। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। इस साल अगर बिजनेस शुरू किया है तो ओपनिंग तो 0 है,
अच्छा, आपके पास 75 आया और 65 गया, 10,000 रुपये आपकी बैलेंस शीट में होना चाहिए क्लोजिंग, ऐसा ही है या सो प्रॉफिट। अच्छा ये करके यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन, प्रॉफिट 30 आ रहा है, 50 का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है, ये तो मैच ही नहीं हो रहा, इसीलिए क्या बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं। अभी देखेंगे एक एक करके सारे मसले कैसे हल होते हैं। देखो भाई, कैश आप सबने खुद कहा कि 10,000 आ रहा है, सही है भाई, 75 और 65 का डिफरेंस है। अकाउंटिंग जैसे भी की प्रॉफिट 30 का आ रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 50 का आ रहा है। ओ भाई ये भी सारी चीजें सही करनी है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर पिक करूं मैं, पहले अकाउंट रिसीवेबल सही है 25, पेबल 35, इन्वेंट्री 50, कैश 10, ये दिया हुआ होगा तो सवाल में सारी चीजें। आप लोग मुझे बताएं सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन। अच्छा अब सुनो, अब देखो जब मैंने इसको ऐड बैक किया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच गया 50, पर अब आपको अगर मैं वैसे ही बताऊं, प्लीज फोकस के साथ, क्या इसमें कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कोई फाइनेंसिंग है? दैट मींस कि जितना भी कैश है वो ऑपरेशन से, और आपको पता है कि ऑपरेशन से कैश 10 का है, ऑपरेशन से कैश 10 का है। अभी बगैर कुछ कहे हुए सिर्फ फोकस करना ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं इस पे टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट मेथड में इसकी अकासी है, मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा मैच करके, तो वो आसान हो जाता है वहां पे, ज्यादा फोकस करना। अब मुझे एक बात बताओ, मैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच गया हूं, पर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है 50, सही है, कैश है मेरे पास 10 का, तो मैं ऐसे 40 की एंट्री मार के खत्म कर दूं? नहीं सर, अब तमीज से काम करना है। आप पहले ये देखो कि क्या आपका रिसीवेबल इंक्रीज हो गया है, कितने से, 25,000 रुपए से। मैं क्या इसको ऐड करूं लेस, ये इंडिकेट कर रहा है कि सेल पूरी बुक हो गई, रिसीव नहीं हुआ। चलें जी सर, ये आ गया। अच्छा अब देखो मैं प्रूफ कर रहा हूं एक चीज, तुम्हें पता है 1 लाख की सेल है, 1 लाख की सेल में से ये 25 माइनस करो, देखो ये खुद ब खुद 75 में कन्वर्ट हो गया, ये एंट्री खुद ब खुद कन्वर्ट हो रही है, तुमने खाली यहाँ पे पार किए 75 में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। अभी एक एक करके, क्या आपकी प्लीज सुनना, आपका अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हो रहा है? अच्छा, अब अकाउंट्स पेबल के इंक्रीज होने का मतलब ये कि आपने इतने पैसे पे नहीं किए हैं, ऐसा ही है। तो सर पहले, अच्छा एक और चीज सुनो, आपका जो इन्वेंट्री का बैलेंस है इंक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री के बैलेंस के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि खरीदी ज्यादा यूज कम की, तो पहले उसका इम्पैक्ट खत्म किया। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, पेबल, पेबल आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन पेबल का मतलब ये है कि आपने भले ही खरीदी ज्यादा, यूज जितनी भी की, पे किया है कम, तो उसको ऐड बैक कर दूं? चलिए जी सर, आपने ऐड बैक कर दिया, 30 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 50 प्लस 35, 10,000 आता है। तो क्या आपने अपनी इन वर्किंग के हिसाब से, अच्छा यानी सर एक बात समझ आ रही है, ऊपर जो भी एडजस्टमेंट्स करूंगा वो मुझे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचाएंगी, फिर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में वर्किंग कैपिटल चेंजेस पार्क करूंगा ताकि वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाए। बात क्लियर है? अच्छा अगर इस सवाल में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती तो अलग से पार्क होती, और फिर मेरे पास जाके नेट कैश इनफ्लो आता, इसमें नहीं है, तो जितना भी ऑपरेशन का कैश है वो पूरी कंपनी का कैश है। क्या 10,000 हमने प्रूव किया हुआ था? आंसर भी ये आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस कितना? 0। सर ओपनिंग बैलेंस 0, तो सर हमारा क्लोजिंग कितना आ गया? 10,000। क्लियर है जी, वर्किंग कैपिटल खत्म। चलिए जी आगे, शेयर्स एंड डिविडेंड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा जी, अब इधर मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर आसानी के लिए कि मैंने कैश इनकम कमाई है 2020 में कोई 5 लाख रुपए की कैश इनकम, और अज्यूमिंग कि कोई टैक्स नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि बोनस इश्यू हुआ है 10% का उन शेयर होल्डर्स को जो भंगी शुरू में मौजूद थे। उसके बाद मैंने कैश पे शेयर इशू किए हैं और फिर डिविडेंड भी दिया है। अच्छा फिर मैंने आप लोगों को सिखाया था, आपने कहीं से भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा होगा, तो उसमें तो और भी अच्छा समझ आता है कि बोनस इशू में और कैश के डिविडेंड में फर्क होता है। अच्छा फिर हमने एक चीज सीखी है, जब भी बोनस शेयर आप इशू करते हो तो वो होता तो गुल्लक में से ही है, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग डेबिट होती है पर शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। यानी सर कि ये एक ऐसा डिविडेंड है जिसका कैश पे कोई इंपैक्ट, पर आपको अकाउंट की मूवमेंट ट्रेस करने के लिए पार्क करना है, ऐसा ही है।
चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, वट एवर द केसेस मुझे ये पता है, अब इस सवाल को रखते हुए चीजें लेके चलते हैं। कैश इनकम कितनी है? 5 लाख। कैश इनकम का मतलब ये कि ये मैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कैश फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। इसके बाद की कहानी अभी सीख रहे हैं हम। क्लियर है जी? अच्छा, ये इसलिए दे दिया क्योंकि पहले सीखा हुआ हमने। चलिए जी, कैश फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख का, पर प्लीज एक मोहब्बत में जरा तुम देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश का डिफरेंस 6 लाख आ रहा है। 6 लाख आ रहा है ना, ऊपर 5 लाख क्यों है? सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी को पहले जज करेंगे, देखेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे कि क्या सीन है। सही है जी? ये अभी ऑपरेशन का कैश है सर। हमने और भी खर्चा किया होगा या और भी कहीं से पैसा आया होगा, तो वो सारी चीजें देख दाख के अभी अकाउंट फॉर करनी है मैंने। अब मुझे एक एक करके बात बताओ तुम लोग। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग कितना है भाई? 8 लाख। क्लोजिंग कितना है? 1170। अच्छा, अब मुझे तुम बताओ, क्या यहाँ पे प्रॉफिट ऐड होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमने समझ लिया कि भाई यही प्रॉफिट है। सही है जी, क्योंकि मैंने कहा है कि इसके अंदर कोई टैक्स नहीं है। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आ गया। अब एक एक करके, पहले बोनस इश्यू हुआ या कैश? बोनस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, बोनस इश्यू भी टेक्निकली इज अ काइंड ऑफ डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। चले, अब मुझे एक बात बताएं, मैं लोगों को जो रिटर्न दूंगा, प्रीमियम पे दूंगा या कैपिटल पे? ओनली पार वैल्यू पे, बाकी तो मेरे नाम के पैसे थे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 10% 5 लाख पे लगाऊं 86 पे? 5 लाख पे, क्योंकि उसने कहा था कि जो पहले मौजूद थे उनको मिल रहा है। चले, अब मुझे बताओ कितना आ गया? क्या आप मानते हैं 50,000 की एंट्री ये बनेगी रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल? अच्छा, अब खुद दिमाग लगाओ एक, क्या ये जो डिविडेंड की एडजस्टमेंट है, ये ना प्रॉफिट को हिट कर रही है ना कैश को हिट कर रही है, तो कैश फ्लो में इसका कोई अमल दखल अकाउंट में पास करेंगे। चलिए जी सर, आप ये कह रहे हैं कि सर पहले कैश डिविडेंड, ये उल्टा सीधा लिख दिया हमने। सही है जी, ये बोनस शेयर है ऊपर और नीचे कैश शेयर आ जाएगा, और वो क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। अच्छा जी, तो सर अब मुझे एक बात बताएं आप प्लीज फोकस के साथ, इसको मैं सही भी कर लेता हूं। अच्छा एक मिनट, अभी इसको सही कर लेते हैं। ये हमने शायद उसमें भी गलत किया हुआ था। बोनस शेयर्स के लिए आप सिर्फ एक काम करें, 80,000 को डिवाइड करें 5 लाख पे, परसेंटेज बताएं। 80,000 डिवाइड बाय 5 लाख। नहीं नहीं, मुझे पता है 80,000 प्लस डिवाइड बाय 5 लाख बताओ। 16%। मैं यहाँ पे इसको सही कर रहा हूँ, 16%। सही है, 16% हो गया ये। अच्छा जी, अब जरा फोकस करके, मैं अगर बोनस शेयर्स दे रहा हूं, तो बोनस शेयर्स में 16% लगा दूं किस पे? 5 लाख रुपए पे। कितना आता है? 80,000। अच्छा, इसकी एंट्री ये बनेगी ना भाई कि रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, इसका इटसेल्फ कैश फ्लो पे इंपैक्ट नहीं, बट हाँ क्योंकि मुझे बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, तो फिर मुझे अकाउंट में पार करना पड़ेगा, ताकि वो जो कैश की फिगर है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है जी भाई? अब आपको इसको 16% ही अज्यूम करना है। अच्छा जी, इसके बाद कैश डिविडेंड मैंने दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, कैश का डिविडेंड देना क्या एक एक्सपेंस है? सुनो, मैं सिखाता हूं, ये एक्सपेंस नहीं है, ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये चीज पीएनएल में से माइनस नहीं हुई कैश में से माइनस हुई है, तो इसको माइनस करूंगा, यस सर, तब जाके मेरा प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट होगा। बात समझ आती है जी? चलें जी, इसके बाद ये अकाउंट जब क्लोज हो गया, तो आपको आज के बाद शेयर कैपिटल और प्रीमियम का अकाउंट हमेशा एक साथ बनाना है। सही है, क्योंकि देखो कैपिटल के भी पैसे आते हैं, प्रीमियम के भी पैसे आते हैं, अलग अलग अकाउंट बनाओगे तुम लोगों के लिए अजाब है। आप क्या बनाना? एक ही अकाउंट। ओपनिंग आ गया 625, 855। अच्छा, क्या मैं डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर निकालूं, पहले बोनस पार्ट करूं? पहले सर बोनस पार्ट करेंगे 80,000 का, और फिर सवाल में आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी, वो नंबर और शेयर्स जो आपने कैश पे इशू किए हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, कैश पे जो इशूएंस होती है उसका एंट्री बनती है कैश डेबिट, शेयर कैपिटल या प्रीमियम क्रेडिट? मुझे एक बात बताओ, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट है कैश पे तो है, पीएनएल में नहीं है, तो दैट मींस के नीचे कैश ज्यादा है, पीएनएल में नहीं है, तो क्या करूं उसको?
ऐड बैक करा दूं तो क्या मेरा जो जितना भी ऑपरेशन से कमाया हुआ पैसा है वो इससे इंक्रीज हो जाएगा? बात क्लियर है? चलिए जी सर, अब मुझे इतना पता है कि जब मैं इसकी एंट्रीज देखता हूं तो कुछ इस तरीके से बनी होंगी, ऐसा ही है, ये हुआ भाई काम। अच्छा, अब मैंने सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स पुट कर लिया कितने का? 5 लाख रुपए का। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स कितना? 150। तो सर ये तो 650 हो गया, 50 नेट कितना? 6 लाख। ओपनिंग कितना है? क्लोजिंग भी कितना? 6 लाख। हैंडल हो जाएगा ये? अच्छा जी सर, आपने इन्वेस्टिंग तो सारी की सारी सीख ली है, पीबी में फाइनेंसिंग ये आ गई। अच्छा, आप ऐसे ही एक एक करके, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस होता तो पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस ऊपर ऐड बैक हो जाता, उसकी पेमेंट निकालते हो, पेमेंट डी अकाउंट में डाल के निकालोगे। अच्छा, एक हल्का सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, बाज औकात वो आपको ट्रेड पेबल के अंदर इंटरेस्ट पेबल देता है, तो पहले आप उसको अलग करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, अब जब आप इंटरेस्ट, सुनना, ट्रेड पेबल का जो वर्किंग कैपिटल लोगे उसको इंक्लूड करके लोगे एक्सक्लूड करके? एक्सक्लूड करके, ताकि वो प्योरली ऑपरेशंस का बन जाए। क्लियर है जी? अच्छा, अब आखिरी चीज, एक और चीज सवाल में आने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एसेट लिया हो पर वो लीज पे लिया हो सकता है सर, हो सकता है जी, बासित बता देता हूं। अच्छा जी, क्रेडिटर अप्रूवल, यानी क्रेडिटर का तो बता दिया ना, इतनी लंबी कहानी। इधर सुनो मेरी बात, वो सवाल में भी जाएगी बासित, टेंशन नहीं लो। अच्छा, एक एक करके सुनना तुम लोगों ने। मुझे एक बात बताओ, अगर एसेट आप लोगों ने लीज पे लिया है, समझना मेरी बात, तो उसकी एंट्री ये बनती है पीपी डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। या जरा फोकस करना, ये जरा सवाल में आगे, तो मैंने सोचा कि भाई तुम लोगों से डिस्कस कर लूं। मैं जरा इसको बंद करके मैं तुम्हें दूसरी स्क्रीन पे ले जाऊं। अच्छा जी, प्लीज, मिल जाएगी जानी, मिल जाएगी, सब मिल जाएगा तुम लोगों के लिए। इधर क्या प्लीज देखना इधर। भाई ऐसा हो सकता है ना कि अगर मैं, सिंपल सी बात है, कभी एसेट कैश पे लेता हूं, कभी उधार पे लेता हूं, कभी बैंक से लीज पे लेता हूं, सही है, कभी शेयर इशू कर लेते हैं, व्हाटएवर द केसेस, हमें इंपैक्ट्स देखना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने लीज पे एसेट लिया है तो उसकी एंट्री बनेगी पीपी डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। मुझे तुम एक बात बताओ कि क्या इस एंट्री का कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट है? क्योंकि ये एक ऐसी एडिशन है जो लायबिलिटी को बढ़ा रही है। अच्छा, पर आपको सुनना मेरी बात, हाँ जरा जानी, बैलेंस शीट के अंदर आपको ये लीज लायबिलिटी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हुई होगी, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, इसमें होगा लॉन्ग टर्म पोर्शन, और यहां पे दी हुई होगी शॉर्ट टर्म। यानी सर इसका मतलब ये होता है कि जो लीज लायबिलिटी अगले 1 साल में पे होनी है वो करंट में, जो 1 साल के बाद पे होनी है लॉन्ग लॉन्ग टर्म में। अब प्लीज फोकस करना सर, यहाँ पे जो मैं ओपनिंग रखूंगा वो लॉन्ग टर्म रखूंगा शॉर्ट टर्म, दोनों को मिला के, दोनों को मिला के, क्योंकि अकाउंटिंग तो सबकी होती है ना टोटल की, वो तो प्रेजेंटेशनल बेसिस पे मैंने अलग अलग किया हुआ है। तो क्या आप इसके बाद ख्याल रखेंगे? पक्की बात है। चलो, अब मुझे एक बात बताओ प्लीज इधर, यहाँ पे ओपनिंग आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यानी करंट नॉन करंट को मिला के रखा, क्लोजिंग भी करंट नॉन करंट को मिला के रखा। सुनना मेरी बात, क्या पीपी एक्वायर करने से ये लायबिलिटी बढ़ जाएगी? अच्छा, क्या ये लायबिलिटी कैश के हिसाब से बढ़ रही है एसेट के हिसाब से? तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट पीपी में जाएगा, कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट। पर एक बात याद रखना, अगर तुमने ये पीपी में पार्क नहीं किया तो एडिशन कैश पे गलत आएगी। अच्छा, अब एक और चीज, तुमने ये यहाँ पार्क कर लिया, ओपनिंग प्लस एडिशन ऑफ लीज लायबिलिटी माइनस क्लोजिंग, यहाँ पे कोई पेमेंट बच रही है, तो क्या आपने कोई लायबिलिटी की रीपेमेंट की है? तो सर ये लायबिलिटी की रीपेमेंट कैश फ्लो में आएगी? यस सर आएगी, क्योंकि ये फाइनेंसिंग का खर्चा है जो कि पीएनएल में से माइनस नहीं हुआ हुआ, इसकी एंट्री ये बनी होगी लीज लायबिलिटी डेबिट, और कैश, कैश में से तो गया हुआ, पीएनएल में से नहीं गया हुआ। अब इस नौयत का सवाल हैंडल होगा सर। 3 सवाल कोई लेवल के सवाल हैं, आईसीडब्ल्यू के सवाल हैं, 19 17 19 नंबर के हैं, सही है जी? देखते हैं कि तुमसे हो पाते हैं या। अच्छा सर, प्रेफरेंस शेयर वाला भी बता दें, यानी प्रेफरेंस शेयर सुनना, अगर रिडीमेबल है तो वो लायबिलिटी है,
इररिडीमेबल है तो इक्विटी है। सही है जी, बस इस तरीके से लेके चलना। आ जाओ जी, मैं तुम्हें सवाल भेज दूं। कायम मैंने बोनस इश्यू ऑलरेडी बता दिया है जानी, कहाँ हो तुम? यार एक बार कंफर्म कर लो कि हम ना कह रही है सर बिल्कुल 8:10 पे आपने कहा था, 8:10 पे हमने रिवीजन खत्म किया है। सही है जी, कमिटमेंट पूरी भी, रिवाइज भी हुआ, अब सवाल करना है। भाई रिसीव हो गया जानी? नहीं, वो आपको बता देगा जब वो अप्लाई हो रहा होगा। अच्छा जी, मैं जरा यहाँ पे भी सवाल ले आऊं। अच्छा भाई, दादा फुल टाइम मैनेजमेंट के साथ करना, क्योंकि तुम्हें पता ही है इंतहाई अहम सवाल है। वे बेग तो दिया क्यों था? जल्दी जल्दी। इसके बाद डायरेक्ट मेथड भी करेंगे जानी, टेंशन क्यों ले रहे हो? पहले ये तो कर लो जो जोड़न की चल रही है। अच्छा भाई, हमने कौन सा भेजा है? आसाम पीएलसी। तो तभी आपको मोबाइल यूज करना पड़ेगा बाबू। या प्रिंटर खराब है, वरना मैं तुम्हें दे देता। यहाँ कह रहे हो? शुएब सवाल भेज दिया ग्रुप के ऊपर, कौन से ग्रुप में नहीं आया भाई? अच्छा भाई, 30 सितंबर 2012 इसका ईयर एंड है, और आपका आपको इसके लिए टाइम दिया जाता है कोई 25 मिनट। आई थिंक सफिशिएंट है। चलो 30 मिनट। हाँ बस 30 मिनट, तो 4 मिनट का तो मार्जिन रखेंगे ना यार। तो और छोटा कर लेते हैं। सही है भाई, अब आ गया एक पेज पर। बिल्कुल बिल्कुल देंगे ऋतिका। जितना टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे बाबू उतना अच्छा ही है। और मैंने तुम लोगों को स्ट्रेटेजी सिखाई है, बैलेंस शीट का पहला पहला लाइन आइटम पिक करना, लाइन से जाना। एग्जैक्टली ये मैं सवाल कराऊंगा कब? 8:45 पे, है ना? 30 मिनट लगेंगे ना? अहमद नवीद, ये आपको खुद देखना है सवाल में, अभी कोई डिस्कशन नहीं होगी।
हाँ जी, रीपेमेंट है, वो रीपेमेंट है। पहले बोनस शेयर इशू हुआ है, फॉलोड बाय, पहले बोनस इशू हुआ है, उसके बाद वो हुआ है, हाँ ना, बोला दिस वाज फॉलोड बाय, ये हुआ इसके बाद वो हुआ ना, पहले बोनस इशू, इररिडीमेबल इक्विटी है, उसने इसको डेट कंसिडर किया हुआ है, खाली इसमें गलती ये की हुई है कि उसने उसको एक्सपेंस ट्रीट किया हुआ जबकि होना चाहिए डिविडेंड। निकालोगे ना यहाँ से, ये रहा भाई 750, ये पेबल दिया हुआ है। अरे मेरी जान, ये तो हुआ है, बट ये तुम 20,000 को एडजस्ट भी तो करोगे, उसमें गलती भी है। हाँ वो अलग है, डिविडेंड है। ओपनिंग पहली दयान, बाकी आपके पास कोई 5 मिनट है या 15 मिनट? 15 मिनट पूछने का नहीं है दादा, अपने हिसाब से करो, जैसे एग्जाम में समझो कि आ गया सवाल ऐसा, मैं कराऊंगा ना एक एक चीज इसमें। तो मामा फाइनेंस लीज का इंटरेस्ट तो आपको पता भी नहीं होना चाहिए ना, दिया हुआ है नीचे, बता रहा है कि जो टोटल फाइनेंस कॉस्ट है उसके अंदर शामिल है, तो हमें क्यों चाहिए? सही है। उसमें टोटल बेसिस पे है ना, यूज पेमेंट, टोटल एक्सपेंस गिवन है ना, पेबल में रख के पेमेंट निकाल दो। अभी शुरू शुरू क्या होगी दादा, अभी और भी सवाल है, मतलब वर्किंग तो हो गई ना तुम लोगों की, चलो करो।
बस अभी करवाते हैं बासित, 2 मिनट और। बस लाइट ऑफ, लॉस है। हाँ तो उसको ऐड बैक कर दो बस। राइट ऑफ का एंट्री क्या बनती है? एक्सपेंस डेबिट, पीपी क्रेडिट, यही डिफरेंस है। हो गया टैली। अच्छा जी भाई, हमने सबसे पहले, चलें जी बेहतरीन, अभी देख लेते हैं जानी। मुझे एक बात बताओ, हमने सबसे पहले बैलेंस शीट से पिक किया 1197,600, 1940,250। हमने करना ये होता है कि भाई जो पहला लाइन आइटम है उसको पिक करते रहेंगे। हमने सर इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट ये देखी, हमें ये बाबू कह रहे हैं कि भाई हमने मशीनरी विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज इतनी स्क्रैप कर दी। स्क्रैप का मतलब ये है कि सर आपने राइट ऑफ किया है तो सीधा सीधा लॉस बुक किया है। क्या ये एक ऐसा लॉस है जो कि नॉन कैश है? तो सर इसको ऐड बैक करना है ऊपर। पर सर क्या हिस्ट्री अकाउंट में पार्क करूं? ये आ गया सर। इसके बाद अदर मशीनरी बेची गई है प्रॉफिट पे 12,000 के। अब जरा एक बात समझना, अदर मशीनरी बेचने का मतलब ये है कि इसने प्रॉफिट बता दिया, दैट मींस कि आपको कैरिंग अमाउंट निकलवाना चाह रहा है। तो अब मसला ये कि उसने एडिशन वगैरह सब दिया होगा, तब जाके बैलेंसिंग फिगर कैरिंग अमाउंट आएगी। ऐसा ही है जी। इसके बाद टोटल डेप्रिसिएशन इज 23,750, ये भी नॉन कैश है। सर हमने यहाँ पे ये पार्क कर लिया। अच्छा, इसके बाद कहता है ये कि प्लांट विद द कैश प्राइस ऑफ 13,900 वाज एक्वायर्ड अंडर द फाइनेंस लीज। तो सर दैट मींस के इसकी एंट्री ये बनी होगी पीपी डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से? 13,900 से। सर 13,900 हमने यहाँ पार किया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट यहाँ ले लिया, यही किया। लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई। सर इसके बाद आपने कैश पे मशीन परचेज की 9,80,000, आपने सीधा सीधा पार किया। सर अब आपने बैलेंसिंग फिगर जो निकाली यहाँ पे, तो मुझे कैसे पता डिस्पोजल है? सर ऊपर हिंट दी हुई थी। अच्छा, अब मैं इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लूं? वेरी गुड, गेन मुझे गिवन है, कैरिंग अमाउंट मुझे पता लग गई, ये बैलेंसिंग फिगर, सेलिंग प्राइस आ गई। सबने यही किया था इस अकाउंट में। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कौन कौन से लाइन आइटम कैश फ्लो को हिट करेंगे। प्लीज फोकस के साथ। ये ऊपर ऐड बैक हो जाएगा, ये वाली अमाउंट ऐड बैक हो जाएगी। सर ये भी ऐड बैक। अच्छा, ये गेन लेस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, सही है, और ये लेस हो जाएगा। सही है भाई, यानी मैं कह रहा हूं सर जिन जिन पे सर्कल है उनका कैश फ्लो पे इंपैक्ट है, अदरवाइज किसी का कैश फ्लो पे इंपैक्ट नहीं है। ऐसा ही है जी। अच्छा, इसके बाद अब लीज लायबिलिटी का जो मैंने अकाउंट खोला था, डिस्पोजल वाली 5,000 की अमाउंट कहां से आई भाई? ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है। ऊपर सवाल में लिखा था ना उसने कि एक एसेट जो मैंने बेचा है वो गेन पे बेचा है, तो वो यही है। अच्छा, इसके बाद सर करंट नॉन करंट पीपी की वजह से इंक्रीज आया, और अगर डेबिट साइड पे कुछ बच रहा है तो वो क्या है? रीपेमेंट है। सर क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा? चलें जी सर, लेस होगा ना डिस्पोजल भी सर्कल। हाँ तो ये बिल्कुल ये रहा ना, सही है जी। इसके बाद या प्लीज फोकस के साथ, आपको इंटरेस्ट पेबल दिया हुआ है 450 का, ओपनिंग, क्लोजिंग दिया हुआ है 750 का। ये कहां दिया हुआ सर, कौन सी एडजस्टमेंट में? ये रहा। अच्छा, अब प्लीज फोकस करिएगा। सर मैंने फाइनेंस कॉस्ट पिक की 20,000 रुपए। अब जरा एक बात समझना, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी होते हैं, यानी उसकी क्लास ऑफ शेयर्स तो अलग है, वो ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, उनके वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, बट हाँ वो शेयर होल्डर्स होते हैं। सही है जी, उनसे भी हम पैसे लेते हैं, उनको भी डिविडेंड देते हैं। इस ट्रस्टी ने उसको लायबिलिटी माना हुआ है, और लायबिलिटी मान के उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया हुआ है, जबकि वो डिविडेंड होना चाहिए। ऐसा है। अच्छा, अब मुझे जरा एक बात बताएं, पहली चीज, क्या फाइनेंस कॉस्ट
मैं वो जानी चाहिए थी चीज नहीं। अच्छा, तो सर दैट मीन्स के वो मैंने शायद अप्रैल में सितंबर तक, ऐसा ही है। अच्छा भाई, ये यहां से यहां तक बनते हैं कितने महीने? 6 मंथ्स। सर 5 लाख रुपए पे 5% फॉर 6/12। क्या आप ये मानते हैं कि ये 12,500 की एंट्री ये बननी चाहिए, रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट? इस चसी ने ये बनाई है, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और कैश। ऐसा ही है। अच्छा भाई, ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना, एक्सपेंस तो ही ना है। तो क्या ये फाइनेंस कॉस्ट में गलत पार्क हुई भी है? तो सर मैं फाइनेंस कॉस्ट को अगर सही करना चाहता हूं तो उसको यहां से हटा दूं 20,000 में से। ऐसा ही है, तो मेरी सही वाली फाइनेंस कॉस्ट कितनी आ गई? 7,500 का। ये कितने लोगों ने मतलब कर लिया था ये? बेहतरीन है जी। इसके बाद सर जब ये मैंने हटा दिया तो क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट की पेमेंट मिल गई? सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट की? भाई सीधी सी बात है, लॉजिक लगाओ। अगर मैं यहाँ पे 20,000 रखता तो यहाँ पे 12,500 से आंसर ज्यादा आता, और वो फिर इंटरेस्ट की पेमेंट दिखती, जबकि वो डिविडेंड की पेमेंट है। तो क्या रेलेवेंट जगह पे आनी चाहिए? क्लियर है जी? चलें जी, बेहतरीन है सर। ये तो यहाँ हो गया। टाइम कह रहे हैं सर वापस से बता दें, मैं प्लीज फोकस करो भाई यार, खुदा के वास्ते। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि एक चीज डिविडेंड के नाम पे जानी चाहिए, उसने उसका एक्सपेंस बुक किया हुआ है, मैंने इसकी एंट्री ये बनानी है भाई, फाइनेंस कॉस्ट क्रेडिट रिटेन अर्निंग डेबिट 12,500 से। फाइनेंस कॉस्ट को कम करूंगा तो 12,500 से कम करूंगा तो 7,500 बच गई। क्या ये सही वाली फाइनेंस कॉस्ट है, गलत वाली? सही वाली फाइनेंस कॉस्ट है। तो अब जब मैंने यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट रखी है तो यहाँ से पेमेंट भी सिर्फ किसकी आ रही है? फाइनेंस कॉस्ट की, सही वाली। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर यहाँ से मैं ये माइनस नहीं करता तो ये 7,200 आंसर नहीं आता, 12,500 से ज्यादा आता। और फिर ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे पैसे किस मद में पे किए हैं? इंटरेस्ट की मद में पे किए हैं, जबकि हमने किसके लिए पे किए हैं? डिविडेंड के लिए पे किए हैं। सर ये मैं पूरे मंथ का इंटरेस्ट ले रहा हूँ, वो 20,000 से अबव आ रहा है। ये एरर किया, अच्छा ये आपने एरर किया था, ओके जी जी। मैंने अभी प्रॉफिट पे गया ही नहीं हूं, मैं वहां जाता हूँ ना अभी, तो सबर करना। 7,500 कैसे आया बासित? अगर आपने आंखें खोली हुई हो तो ये नीचे इसकी कैलकुलेशन हुई हुई है। 20,500 में से 12,500 माइनस किया है, यानी 20,500 में से 12,500 माइनस किया, यहाँ नहीं दिख रहा है कि ये कैसा सवाल है जानी कि ये कैसे आया? ये सामने तुम्हारी कैलकुलेशन किसने की है? ये मतलब क्या नशा वशा करते हो तुम लोग इधर? मतलब सामने है ना जानी, अगर कैलकुलेशन नहीं हुई है तो समझ आता है, आप पूछें इधर। अच्छा आप प्लीज यार इधर फोकस के साथ जानी। सर ये अकाउंट भी हो गया डन। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं सर, ये समझने के बाद, सर 20,000 क्या कह रहे हो कायम, जल्दी बताओ यार। यार 20,000 भाई ये सवाल में दिया हुआ है, ये रहा भाई 20,000 की फाइनेंस कॉस्ट, ये रही। सही है कायम? ओके, हम अगले पे चले गए, टैक्स पेबल पे। ओपनिंग ये था, टैक्स एक्सपेंस पीएनएल से उठाया, 46,000 बैलेंसिंग फिगर रहेगी कैश की। चलें जी, अब मैं आ गया हूं भाई शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम और रिटेन अर्निंग का साथ अकाउंट बना रहा हूं। अब प्लीज फोकस करना। सर 450 और 750 सबने लिखा था, ऐसा ही है। आपका शेयर कैपिटल 3 लाख है, आपका बोनस इशू आ गया 75,000 का। फिर भी अगर यहाँ पे बचा है तो आपने क्या वो कैश इशू किया है? कितना आ रहा है? 225, ये सबने सही किया था। चलें जी, हम आ गए रिटेन अर्निंग के ऊपर। प्लीज सुनिएगा यार, रिटेन अर्निंग में आपका ओपनिंग आ रहा है 710,850। अब आ गई है प्रॉफिट की बारी। मुझे एक बात बताओ, क्या ये 71800 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है? ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी फाइनेंस कॉस्ट, प्लीज सुनिएगा, आपकी फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे माइनस हुई हुई है, जबकि वो एक्सपेंस था ही नहीं। तो क्या इसको सही करूं? तो सर फिर सही करने के लिए इसको इसके अंदर क्या कर दूं?
ऐड कर दूं, क्योंकि गलती से उसने डिविडेंड को एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट किया हुआ था। तो जब मैंने वहां सही कर लिया तो यहाँ खुद ब खुद सही हो जाएगा, या मैं ही करूंगा? हम ही करेंगे सर, क्योंकि वो तो हर जगह पोस्टिंग हुई हुई है इसकी। सर हमने इसके अंदर वही 12,500 ऐड कर लिया, तो क्या मेरे पास बिल्कुल सही वाला प्रॉफिट आ गया? ऐसा है? चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, ये सही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखने के बाद क्या बोनस का कोई कैश फ्लो पे इम्पैक्ट है? नहीं है। अच्छा 12,500 अब यहां से माइनस करके दिखाऊं? अच्छा देखो मैंने सिर्फ किया क्या, सुनना, 12,500 ऊपर दिखते वहां के बजाय यहां दिखा दी। सही है? क्लियर है ना भाई? देखो लॉजिकल बात है, वहां पे एक्सपेंस कम कर दिए, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा दिया, पेमेंट वहां से हटा के यहां दिखा दिए, क्योंकि सही जगह ये बनती है। क्लियर है? अच्छा जी, अगर अब भी कोई बैलेंसिंग फिगर बच रही है तो वो किसको डिविडेंड दिया? कैश डिविडेंड दिया 74,980 का। आपके पास क्लोजिंग ये आ गया। चलिए जी सर, अब जब ये सारे अकाउंट बन चुके हैं तो सर जरा हम ये देख सकते, क्वेश्चन में लिखा है पहले कैश शेयर इशू किए हैं फिर बोनस, शारिक फॉलोड बाय लिखा हुआ है जानी। भाई हमने ये नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं, दिस वाज फॉलोड बाय। सही है जी, दिस वाज फॉलोड बाय का मतलब ये है कि इसके पहले बोनस इशू हुआ है, इसके बाद ये हुआ है। ऐसा ही है भाई शारिक? और निकल भी नहीं सकता था, हाउ इज दिस पॉसिबल? बाबू भासी आलम। अच्छा जी सही है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका, क्या मैं पहले कह सकता हूं कि ये था, इसके अंदर 12,500 ऐड कर दूं? ये कौन सा ऐड किया है? फाइनेंस कॉस्ट, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। चलें सर, ये यहाँ पे ऐड हो गया, डेप्रिसिएशन, स्क्रैप का लॉस, गेन ऑन डिस्पोजल और फाइनेंस कॉस्ट, ये सब ऐड किया। चलें जी, इसके बाद मैंने वर्किंग कैपिटल चेंजेस को माइनस किया। सर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में मेरा इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, मेरा ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, ऐसा ही है। और मैंने इसमें से इंटरेस्ट पेएबल माइनस कर दिया, तो मेरे पास पेएबल डिक्रीज होता हुआ दिखता है। सही है भाई? अच्छा भाई, आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 392,780। अच्छा इसमें से आपने टैक्स की पेमेंट माइनस की, इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस की, आपके पास आ गया नेट कैश 339,580 का। अच्छा जी, आपने पीपी के डिस्पोजल से 17,000 दिखाए थे, और पीपी एक्विजिशन इतने की थी, क्योंकि बाकी जो एक्वायर किया गया है पीपी वो मेरे ख्याल से लीज पे। चलिए जी, इसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ इररिडीमेबल शेयर्स। भाई लायबिलिटी के पैसे होते तब भी पैसे ही आते हैं ना, पर ये इक्विटी के पैसे हैं, इमेंस लो नहीं। एक ही देखो, एक चीज याद रखना सब बच्चों, यहाँ प्लीज इधर फोकस के साथ, आप कभी भी इसको ऑर्डिनरी शेयर्स में नहीं मिला सकते, क्योंकि दोनों की क्लासेस अलग हैं। वरना तो आप अगर एक साथ दिखा रहे हो तो आप ये बोल रहे हो कि भाई सबका सब पैसा कहाँ से आया, ऑर्डिनरी शेयर्स से आया। सही है? तो ये हमें क्लासेस वाइज बताने कि हमने किससे कितना पैसा रिसीव किया है। अच्छा जी सर, ये अलग से दिखा दिया। सर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते, अच्छा जी शेरियार कह रहे हैं सर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, आप फिर टैक्स एक्सपेंस को ऐड करते, पेमेंट माइनस करते। सही है जी? इसके बाद कैश फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स 225 आ गया। अच्छा जी, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड 12,500, ये अगर मैं सही नहीं करता तो ऊपर दिखता ही है, जो कि गलत होता, सही होता? गलत होता सर। डिविडेंड हमने ऑर्डिनरी शेयर्स को इतना दिया, रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस लीज इतनी है। सर कुल मिला के मेरा आंसर ये आ गया। अब अगर मैं सबको नेट करूं तो मेरा ड्यूरिंग द ईयर नेट कैश आउटफ्लो हुआ है। अच्छा ये आउटफ्लो के अंदर मैंने ओपनिंग कैश ऐड किया तो मेरे पास 2300 का ओवरड्राफ्ट आ गया। अब अगर ओवरड्राफ्ट देखना चाहते हो तो आपकी बैलेंस शीट में 200 का कैश है, 2500 का ओवरड्राफ्ट है, तो नेट कितना है? 2300। क्या यही रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे? कितने परसेंट हो गया था? 80 to 90%। चलिए जी सर। हाँ हाँ, नहीं तो कैपिटल में तो चेंज ही नहीं आया ना, खाली वहां से वहां मूव हुआ बस। तो खाली क्लासिफिकेशन चेंज हो रही है ना, ऑर्डिनरी शेयर्स पे तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं है। हाँ भाई अगले प्रश्न पे।
बिल्कुल सही कह रहे हो अली जयान, सोल्यूशन प्लीज भेज दूंगा मैं आपको, बिल्कुल ओके जी। सर एक बात बताएं, 12,500 रिटर्निंग के अकाउंट में डेबिट साइड पर क्यों दिखाया तूबा? या प्लीज सुन लो जानी, 12,500 डिविडेंड ही था, उसने एक्सपेंस ट्रीट किया हुआ था, इसलिए ऊपर से हटा के यहाँ दिखा दिया। सही है तूबा? आप ये वन नोट वाला सोल्यूशन भेज देना प्लीज, मैं भेज दूंगा अपनी नोटिंग्स के साथ भेज दूंगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट? नहीं मैंने आपको दिया ही कभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट करोगे, अभी दे रहा हूँ ना मैं, 1 मिनट। ये हम यहाँ पे पहले इसको फेंक दें, कहाँ गया भाई ये रहा। यार दुआ करो तुम लोग कैश फ्लो आए। जो जो इसमें बोला गया सब होगा अली जयान। एकाफ बस 3 मिनट, आपने कर लिया सवाल? ओके जी, मैच हुआ। टैक्स रिफंडेबल है यानी इनकम बुक किया आपने, तो लाइबिलिटी के अकाउंट में ये कम हो जाएगा ना, टैक्स कम हो जाएगा, इससे माफी है ना, वो पेमेंट है। हाँ, पीपी और बोरिंग कॉस्ट के रिवीजन। चलिए मैं सवाल बनाता हूँ उसका भी एक, करता हूँ उसका भी कुछ। सही है, करते हैं। डिफरेंस है, चलिए जी अभी देखते हैं भाई। कौन सा सवाल है ये? रसदाली, रसादुल। जी तो परचेज दिखाएंगे ही क्यों, कैश फ्लो में हेड ही नहीं है उसकी। तो भाई जान फाइनेंस जो पे करोगे वो तो फाइनेंसिंग में ही आएगा ना।
चलें जी बात शुरू करते हैं। सर आपने जो टैक्स वाली बात बोली कि पेमेंट आएगी तो डेबिट साइड लेस सी उसको मिला के मिल गया क्रेडिट साइड से तभी और पेमेंट आएगी ना। नहीं समझे नहीं इनकम आएगी, इनकम बुक करोगे उसके बाद भी पेमेंट आएगी। 37,000 की इनकम तो बुक कर ली मैंने। अभी देखते हैं ना, आ जाओ। ये देखो जानी, पप्पू फोकस के साथ, पीपी ओपनिंग आ रहा है, ये क्लोजिंग आ रहा है। आपको इस सवाल में इसने बताया कि आपने लीज एसेट भी परचेज किया हुआ है, इसका कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, डेप्रिसिएशन आपने बुक किया, इम्पेयरमेंट आपने बुक की, डिस्पोजल आपको दिया हुआ है, ऐसा ही है। चलिए जी सर, ये आ गया। आपने क्रेडिट पे अलग से एसेट परचेज किया, उसको अलग से पार्क किया। अब जो बैलेंसिंग फिगर फिर भी यहाँ बच रही है, तो आपने वो एसेट परचेज किया है कैश के ऊपर, यही किया हुआ भाई। सही सर, वो बैलेंस शीट वहां से भी आ गया ना, वो नहीं निकाली। एक मिनट नशइयों इधर देखो, 3100 आ रही है वहां से। यहाँ से फिगर आ रही है 14380, सही है। देखो वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने लीज पे एसेट खरीदा है, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, तो दैट मींस के तुम लोगों ने नहीं रीपेमेंट किया, तुम लोगों ने करंट नॉन करंट प्लस किया दोनों को। अब सुनो एक मिनट, अब मुझे एक बात बताओ, इस साल कोई इसकी रीपेमेंट है ही नहीं, कहाँ है? आ जाओ सवाल देख लेते हैं, आ जाओ बाबू, कहाँ दी हुई है, कहाँ से निकाली तुम लोगों ने रीपेमेंट? पहले एक मिनट आप रुकेंगे जरा, मेरी बात सुनेंगे आप लोग, सही है जी मेरी जान। आप मैं बोल लूं, एक मिनट आप सुनेंगे पहले, एक मिनट मेरी बात। कहाँ लिखा हुआ 17,400 जरा, चलो भाई इसको हमने और जूम कर लिया। एक मिनट मेरी जान, इधर देख लेंगे आप, इधर देखें आप। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 31 द फॉलोइंग अकर्ड इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सही है, जरा रुकेंगे आप लोग। मशीनरी विद कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज ये बेची है, ये पीपी में क्रेडिट हो गई। इक्विपमेंट विद अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 1740 वाज एक्वायर्ड अंडर द फाइनेंस लीज। एक मिनट तो रुको जानी। द फर्स्ट लीज पेमेंट वाज मेड ऑन March 31, 2013। आपको क्या पता कि फर्स्ट लीज पेमेंट कितनी है, कौन सी है? हाँ अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, अभी सही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और इंटरेस्ट एलिमेंट वाज करेक्टली इंक्लूडेड इन फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर ये कहता हूँ कि भाई अगर मैंने रेंटल पे किया है तो वो टोटल पेमेंट पे की होगी। अच्छा, और वो कह रहा है कि भाई आपको इसका वो कंपोनेंट निकालने की नीड नहीं है जो फाइनेंस का है, क्योंकि वो फाइनेंस कॉस्ट में ऑलरेडी शामिल है। क्लियर है जी? अच्छा जी, हम आपके हिसाब से कर लेते हैं भाई। टोटल डेप्रिसिएशन ये आ रहा, 8,000 का क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है, सही है जी। अब आगे देखो, a number of new items of plant and equipment were acquired during the year in addition to the equipment acquired under cash paid for these new items except for one plant। यानी वो बोल रहा है कि भाई बाकी सबके लिए कैश पे किया सिवाय दो के, लीज के और वो जो क्रेडिट पे लिया हुआ है। चलें जी सर, आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने यहाँ पे कहाँ गया भाई ये वाला, ये ना एक मिनट रुक जाओ ना, पहले इसको यहाँ पे पार्क कर लेते हैं। लीज आप कह रहे हैं भाई हम इसको यहाँ पे पार्क कर लें, अच्छा अब प्लीज एक एक करके जानी, फेयर वैल्यू इससे ऐड करेंगे लीज पे, बिल्कुल एक मिनट एक एक करके कर लेते हैं भाई। ये डन हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग ये आ रहा है, बाकी आ गया रीपेमेंट, सही है। हमारे पास रीपेमेंट ऑफ लीज आ रही है 3100, सही है जी। ये मैंने गलत किया था भाई, सही है ना। देखो 17,400 टोटल था, 14,300 क्लोजिंग है, तो बाकी रीपे हो गया है। और रीपेमेंट की उसने मुझे कोई टर्म नहीं बताई है, तो बैलेंसिंग फिगर निकाली है, ये मेरे पार्ट पे गलती। अच्छा, मेरा आंसर मैच इसलिए किया होगा क्योंकि बाकी वो बैलेंसिंग फिगर में एडजस्ट हो गया होगा, टीपी की एडिशन में एडजस्ट हो गया होगा, बात एक ही है, मतलब प्रेजेंटेशन गलत है, अमाउंट सही आ गई होगी। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं सर प्लीज फोकस के साथ, यहाँ पे मैं अब 14,380 की जगह
अब सही है भाई? अब सही है बाबू? अदर पेबल से लेस हो जाएगा 8,000, सही है? 316,135 कंफर्म कर लो, यही है भाई? चलें जी, बेहतरीन है, ये भी सही है। ओके जी, अब मुझे एक बात बताएं, वो कैश फ्लो भी मेरा चेंज होगा ऊपर, उसको भी पार्क कर लेंगे। अब मुझे एक बात बताएं सर, इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग कुछ भी नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट आपने सीधी सीधी पार्क की, ऐसा ही है, क्लोजिंग ये आ रहा है तो बाकी ये आ गया, कोई पंगा? चलें जी, इसके बाद शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम मैंने दोनों को मिला के बना दिया। क्या इसमें इसने कैश इशू बताया है? कैश इशू, कैश इशू बताया सर इसने, बोनस नहीं बताया। तो पहले बोनस निकालेंगे ताकि हम उसमें अकॉर्डिंगली पार्क करें। चले, अब मुझे एक बात बताएं, रिटेन अर्निंग ओपनिंग ये रहा, आपने लॉस आफ्टर टैक्स यहां पे पार्क किया, अच्छा बोनस आपने वहां से बैलेंसिंग फिगर निकाला था, वो ये आ गया, ऐसा ही है। और आपका कैश का डिविडेंड 43,000, यही है? चलें जी, बेहतरीन है। अब इसके बाद सर प्लीज फोकस के साथ, भाई मुझे एक बात बताएं, ओपनिंग आपका ये था, आपका इनकम टैक्स की सेविंग ये हो रही है, दैट मींस कि लायबिलिटी कम हो गई, अब आपको कोई टैक्स पे करने की नीड नहीं है। तो सर आपने क्लोजिंग कितना बचा हुआ है, तो पे कितना किया है? 33,000 रुपए, सही है जी। अच्छा भाई, पीपी का अकाउंट देख लो, ये रहा भाई, अभी दिखा देते हैं, 1 मिनट, क्लियर है अजवाल? अच्छा जी, इंटरेस्ट का ये रहा, क्लियर है? अब पार्क करें। मैंने एक चीज गलत कर दी, कौन सी शेयर यार? पीपी वाली। मुताहिर काजी कह रहे हैं फाइनेंस लीज में क्लोजिंग 3287 है। चलती फाइनेंस लीज का क्लोजिंग इन दोनों को मिला के सही है। अरे यार शेरिया जानी, बातें नहीं, बाबू पप्पू इधर। ओ शेरिया, ओ भाई बात सुन मेरी जानी, टैक्स एक्सपेक्ट टैक्स पेएबल वो एक्सपेंस नहीं है, भंगी टैक्स सेविंग है, इनकम है। मेरे को बोला सर आपने गलत कर दिया है, सही है? इंटरेस्ट एक्सपेंस का डी अकाउंट, वहां कैसी बेवकूफों वाली बात है, इंटरेस्ट पेएबल ये रहा, फाइनेंस कॉस्ट ये रही, पेमेंट आ गई, खत्म। एक्सपेंस डाल के पेमेंट निकाल लेना, बैलेंसिंग फिगर। ये देख लो भाई, टैक्स का अकाउंट, क्लोजिंग कहां से आया उमामा भाई? ये क्या लिया हुआ है 4,900, ये क्या है? सवाल रीड नहीं किया था क्या जानी? ये क्या दिया हुआ है सवाल में? अच्छा जी सर, अब एक एक करके फाइनेंस कॉस्ट में लीज पेमेंट भी तो इंक्लूडेड है सर, जानिए तो देख लो यार। बाबू पप्पू इधर सुनो एक बात, भाई वो कह रहे हैं फाइनेंस कॉस्ट में लीज पेमेंट भी तो इंक्लूडेड है, कैसी बेवकूफाना बातें कर रहे हो? वो बोल रहा है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर लीज के ऊपर आने वाला इंटरेस्ट भी मौजूद है, रीड करो उसको जरा तमीज से, सही है? चलें जी, अब आगे। अच्छा तो भाई मुझे एक बात बताओ, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर लीज का इंटरेस्ट ऑलरेडी मौजूद था, तो क्या मुझे खुद कुछ करने की नीड थी? नहीं सर, हमने खाली फाइनेंस कॉस्ट को वहां चिपकाया और हमने पेमेंट निकाल ली उसकी, सीधा सीधा उसमें सबकी पेमेंट है। चलें जी, टैक्स पेएबल, यार देखो एक तो तुम लोग रट्टू तोते जो बनते हो ना, उस पर मुझे आता गुस्सा। सलमान नदीम ये क्यों कह रहे हो टैक्स पेएबल में इनकम ट्रीट होगी? ओ भाई टैक्स पे करना था, अभी टैक्स वाला टैक्स की माफी दे रहा है, रिफंड दे रहा है, रिफंड से लायबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, इनकम बुक कर रहा हूँ, सिंपल है। रट्टा क्यों लगाते हो कि यहाँ पे पार्क करना है या यहाँ पे पार्क करना है? सिंपल रखो चीजों को, एक चीज की सेविंग हो रही है तो लायबिलिटी कम हो रही है, जब एक्सपेंस होता है तो लायबिलिटी बढ़ जाती है, सिंपल रखो इन चीजों को। चलिए जी, अब फोकस के साथ। सर मेरा लॉस बिफोर टैक्स यही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यही है, इम्पेयरमेंट लॉस, गेन ऑन डिस्पोजल और फाइनेंस कॉस्ट, ऐसा ही है भाई? मैच करते रहो एक एक करके। अच्छा जी, इन्वेंट्री, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, ट्रेड एंड अदर पेएबल।
आपने क्या कैश यूज इन ऑपरेशन 15065 ही निकाला हुआ है? चलें जी, आपने फिर टैक्स की पेमेंट की और इंटरेस्ट पे किया है, आपके पास ऑपरेशन से कुल मिला के 63065 आ गया, ऐसा ही है? अच्छा, अब जरा फोकस करना, यहाँ पे हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सही करनी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी कितना है? 46,000, ऐसा ही आपको गेन वेन दिया हुआ, आपने वर्क बैक करके निकाल लिया मेरे ख्याल से। इसके बाद सर क्या ये कैश पेड सही कर लें? 316 यही है। अच्छा, नेट कितना? 270,135, ये नेगेटिव है। चलें जी, ये आ गया सर नेगेटिव। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम लोन आ रहा है 2 लाख रुपए, सीधा सीधा है। चलें जी, इसके बाद सर प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स आ रहा है 190, डिविडेंड पेज आ गया 43। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज आपको लेस करनी है, रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस लीज, कितना? ऐसा ही है। अच्छा, ये वही चीज हो गई है कि 3100 मैंने ऊपर एडजस्ट किए हुए, नीचे हो गए, सही है जी। प्रेजेंटेशनल इशू। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, जब मेरे पास सारी एक्टिविटीज आ गई तो प्लीज एक काम करें, इसको इसको और इसको नेट करें। टू 4430 ट्रेड एंड अदर पेबल है, 4,900 क्या माइनस हुआ? ये इंटरेस्ट पेबल माइनस हुआ है। 2,000 क्या माइनस हुआ है? 8,000 माइनस हो गया। अच्छा, ये जो भी आंसर आ रहा है इसमें से ये माइनस करो, देखो क्या आता है। 11,530। ओके जी, 11,530। पर अब जब तुम इसको कंपेयर करोगे बेग तो आंसर यही आ रहा होगा, तो खुद देख लेना जानी माइनस करके। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ जानी, पप्पू खाली ये बता दो, क्या ये 10,700 ही आ रहा है? आ रहा है। ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है और सर मेरे पास 14,000 ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग बचता है, क्लियर है जी? अच्छा जी, अब एक सवाल मैं तुम्हें दे देता हूँ होमवर्क, वो कर लेना तुम लोग, सही है जी? मैं दे देता हूँ, तुम करते रहो, मसला ही नहीं है। सोल्यूशन अभी हाथ क्या दे रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ तुम लोग भले करके ही जाना, मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, तुम लोग भले करके सोल्यूशन के साथ दे देता हूँ, सही है जी? हैंड आउट अभी अभी दे रहा हूँ, यार देखो भाई खुदा के वास्ते, अभी दादा पास होना है तुम लोगों ने यार, इतनी मेहनत के बाद, सही है? अब मैंने क्लास लगानी है डायरेक्ट मेथड पे, सही है? कल उजैफा क्लास लगाएगा, वो भी अटेंड करनी है तुम लोगों ने, सही जी, रेशियोज की। और मैं कुछ ऐसी चीजें करवाऊंगा जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि आएंगी। सुनो, अब मैंने जो आगे करवाना है वो ये करवाना है कैश फ्लो की इंटरप्रिटेशन, जो कि आज तक उसने नहीं पूछी है। तुम्हें रेशियोज तो तुम्हें पता है कि करंट रेशियो का मतलब क्या है, इंटरेस्ट कवर का मतलब क्या है, पर अगर व्हाट इफ तुम्हारे साथ वो खेल जाए, तुमने कैश फ्लो की इतनी सारी चीजें दे दे और तुम बोलो हमें कैश फ्लो बना के दे दे, तुम बोलोगे बनाना ही तो आता था और क्या आता था, अब वो तुम्हें बोले इसको एनालाइज करो, सही है? तो मेरे पार्ट पे मैं तुम्हें करा दूंगा वो एडिशनल चीज है कि भाई कैश फ्लो को एनालाइज कैसे करते हैं, सही है जी? मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया जी, हाफिज।